माय डियर स्टूडेंट्स, दिल और दिमाग जब दोनों साथ होते हैं ना तो ज़िंदगी को कोहिनूर हीरे की चमक से भर देते हैं। परंतु जब ये दूर हो जाते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों का अभाव हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को एक साथ रखिए, क्योंकि जब दिल हमारे साथ होता है तो दिमाग दूर होता है और जब दिमाग हमारे साथ होता है तो हमारा दिल साथ नहीं देता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सफल होने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग को एक साथ रखना पड़ेगा और तब जाकर के मंजिल आपके कदमों में होगी। आइए आज हम ईट का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और आज हम आपको ईट का प्रयोग पढ़ाने चल रहे हैं। आज ईट के प्रयोग में मैं आप लोगों को इन्फिनेटिव और जीरेंड के साथ ईट का प्रयोग कैसे करें या फिर इन्फिनेटिव को कैसे पहचाने और जीरेंड को कैसे पहचाने, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए बन जाती है क्योंकि जब हम इन्फिनेटिव को देखते हैं हिंदी में तो हमें क्या मिलता है, ना नेनी मिलता है, और जब हम जीरेंड को देखते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, ना नेनी मिलता है। तो यदि हम हिंदी में नानेनी को देखते हैं तो यहां पर भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है। दोनों स्थितियों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे इन्फिनेटिव कहें या फिर जीरेंड कहें। तो आइए, हमने यहां पर लिखा खेलना और मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि आप इसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे या फिर जीरेंड कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े प्यार से बोल दोगे कि सर ये इन्फिनेटिव है, ये क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। और कुछ साथियों के मन में आएगा कि नहीं ये जीरेंड है। बिल्कुल, ये इन्फिनेटिव भी हो सकता है और ये जीरेंड भी हो सकता है। तो फिर हम कैसे डिफरेंस करें? हिंदी में तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्या अंग्रेजी में भी ऐसा कंफ्यूजन होगा? नहीं, अंग्रेजी में ऐसा कंफ्यूजन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए कि जो इन्फिनेटिव है इसके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, और जो जीरेंड है जीरेंड के साथ हमेशा क्या आता है, जीरेंड के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे यदि मैंने लिखा कि खेलना और फिर मैंने यहां पर लिखा टू प्ले, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। और यदि मैं इसे लिखूं प्ले लिख करके और फिर मैं क्या कर दूं, प्लेइंग, तो आपको यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स आपको दिखाई पड़ क्या रहा है, आईएनजी। आपके तुरंत मन में आएगा कि भैया हमें तो बड़े आराम से पता चल गया कि ये क्या है, जीरेंड है ना बात। अब देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या मिला, टू मिला। इस टू के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं टू आएगा और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो आईएनजी आने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या होगा, जीरेंड होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप अंग्रेजी में इंग्लिश में पहचान सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ईट का प्रयोग करके देखते हैं कि क्या इन्फिनेटिव और जीरेंड के साथ ईट का प्रयोग हम कर सकते हैं या नहीं। साथियों देखिए, यदि मैं यहां पर लिखता हूं कि पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक कला है, यदि हम इसका अनुवाद करें, इसका अंग्रेजी बनाएं, ट्रांसलेशन करें, तो जरा आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ना दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोचोगे कि ये इन्फिनेटिव है या जीरेंड है। बिल्कुल, आप इसे इन्फिनेटिव भी कह सकते हो और इसे आप क्या कह सकते हो, जीरेंड भी कह सकते हो। तो आइए हम
पहले इन्फिनेटिव जीरेंड से बनाते हैं फिर हम इट के साथ आते हैं। तो यदि हम इसका बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इट लगाएंगे। इट लगाने के बाद है कि मीनिंग क्या करोगे, इज करोगे। फिर एक कला, कला की मीनिंग एन लगाकर आप क्या लगाओगे, आर्ट, इट इज एन आर्ट। फिर ना ने नहीं दिया है तो आप टू लगाओगे और पढ़ाना की मीनिंग क्या करोगे, टीच। इट इज एन आर्ट टू टीच। फिर एक ट्रांसलेशन ये हो गया। दूसरा आपका ट्रांसलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, हम ये जो नानीनी वाला शब्द देख रहे हैं, हम इस शब्द को सबसे पहले लिखेंगे और इस शब्द को सबसे पहले लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और फिर पढ़ाना की मीनिंग क्या करेंगे, टीच। फिर देखिए ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इस वर्ब के पहले हम टू लगाएंगे, ये आपकी वर्ब क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, नाउन हो जाती है। और ये आपकी जब नाउन बनेगी तो ये हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये नाउन है और ये सिंगुलर है तो है की मीनिंग क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होगी। और फिर आप क्या करोगे, एन आर्ट कर दोगे। टू टीच इज एन आर्ट। तो आप देखिए इस वर्ब के पहले आपने क्या पाया, टू पाया। इसका मतलब ये टू बता रहा है कि ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। फिर आप आगे आओगे तो यहां पर क्या करोगे, हम जीरेंड से बनाएंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग, आईएनजी लगाइए, टीचिंग इज एन आर्ट। ये आपका क्या बन जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इट का भी प्रयोग करके देख लिया, यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव से भी पढ़ लिया और यहाँ पर देखिए हमने किससे पढ़ लिया, आईएनजी से भी पढ़ लिया। इसका मतलब ये कि ये जो नानीनी वाली क्रिया है, यदि यह सब्जेक्ट के रूप में काम करे, यदि यह किस रूप में काम करे, सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो ऐसी क्रिया के साथ हम क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं, हम इन्फिनेटिव का टू का प्रयोग कर सकते हैं, हम आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे आइए मैं आपको एक सेंटेंस और लिख करके दिखाता हूं कि देखिए, खेलना लाभदायक होता है, खेलना लाभदायक होता है। आइए इसका देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जब भी आप अनुवाद करें, आप अपने दिल और दिमाग को एक साथ रखें, क्योंकि आपका दिल कहीं और दिमाग कहीं और। पता लगा कि मैं आपको अनुवाद पढ़ा रहा हूं, दिमाग तो आपने यहां लगाया, दिल कहीं और गोल गोल घूम रहा है, कहीं आकर्षित है, कहीं भ्रमण कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरी तरह से दिल और दिमाग दोनों को यहां पे रखना होगा, आपको पूरी तरह से यहां पे समर्पित होना होगा। तब आप देखिएगा कि इट का प्रयोग कितना आसान होगा। आपको लगेगा कि अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी पूरी तरह से हलवा के समान है। आइए इस वाक्य का आपको अनुवाद करना है। तो इस वाक्य का जब अनुवाद करोगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या नानीनी वाली क्रिया आई है। बिल्कुल आई है। आप देखिए यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, मिली ना, बोलिए। बिल्कुल मिली। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ना दिया है। अगर यहाँ पे ना दिया है तो जरा ये देखिए कि क्या इसके साथ कोई एडजेक्टिव आया है। बिल्कुल आया है। हमें क्या मिला यहाँ पे, लाभदायक। और ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतला रहा है, खेलना की। तो जब ये इसकी विशेषता बतला रहा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यदि नाउन हो जाएगा तो इसका अनुवाद हम किससे करेंगे, इन तीनों मेथड के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम तीनों मेथड से इसका अनुवाद देख लेते हैं। हम सबसे पहले किससे बनाएंगे, इट से बनाए। है की मीनिंग क्या लगाया, इज लगाया। फिर यहाँ जो एडजेक्टिव दिया है इसको लिख लीजिए। हमने क्या किया, यूजफुल किया, इट इज यूजफुल। इसके आगे जाइए, नानीनी दिया है, आप टू लगाओ। खेलना की मीनिंग क्या करोगे, प्ले। इट इज यूजफुल टू प्ले। समझ में आ गया। चलिए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिला भैया, नानीनी। तो चलो नानीनी मिला तो सबसे पहले क्या लगा लोगे, टू लगा लो।
लगा लिया। चलो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि नाउन वाली क्रिया जब नाउन के रूप में हो जाए तो ये नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, और जब ये एक वचन होगी तो जरा बताएं कि है की मीनिंग हम क्या लगाएंगे, इज ही तो लगाएंगे ना। बिल्कुल, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। तो पहले खेलना की मीनिंग क्या करेंगे, इज। प्ले हो गया, है की मीनिंग क्या करेंगे, इज। लाभदायक की अंग्रेजी क्या करेंगे आप, यूजफुल कर देंगे, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिटेबल, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल। अब आप एक तीसरा तरीका आप देख लीजिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे प्ले करके क्या जोड़ दोगे, प्लेइंग, फिर क्या करोगे, इज, यहाँ पर यूज फुल कर दोगे, बन जाएगा प्लेइंग इज यूजफुल। हो गया। चलिए, आशा करता हूं कि आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक नए स्टेप की तरफ। जरा यहां पर देखें, यदि मैं कहूं देखना ही विश्वास करना है, यदि मैं कहूं देखना ही विश्वास करना है, ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको एक ही वाक्य में दो नानेनी वाली क्रियाएं आ जाएं, दो नानेनी वाली क्रियाएं आ जाएं, तो ध्यान रखिएगा कि हम इनका अनुवाद केवल और केवल जीरेंड के माध्यम से ही करेंगे। हम इनका अनुवाद किसके माध्यम से करेंगे, केवल जीरेंड के माध्यम से। और हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखना की मीनिंग लिखेंगे सी, और क्या जोड़ देंगे, ING, सीइंग। फिर है की मीनिंग क्या करेंगे, इज, और विश्वास करना के अंग्रेजी क्या करेंगे, बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। ये आपका इस तरह से बन जाएगा, सीइंग इज बिलीविंग। यदि मैं कहूं कहना ही सुनना है, कहना ही सुनना है, तो आप क्या करोगे, पहले कहना की मीनिंग क्या करोगे, से, ING जोड़ोगे, फिर है की मीनिंग क्या करोगे, इज, सुनना का अंग्रेजी LISTEN, और क्या जोड़ देंगे आप, ING, सेइंग इज लिसनिंग। तो ये आपका रहा है इन्फिनेटिव और जीरेंड के साथ। आइए अब हम आपको लेकर के चलेंगे इस थर्ड पार्ट में। मैंने लिखवाया था नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स में आइए चलते हैं, जरा देखते हैं। नेचुरल इवेंट्स की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए जरा इसमें देखते हैं। नेचुरल इवेंट्स में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, यदि सीजन्स नेम आ जाए, क्या आ जाए, सीजन्स नेम, मतलब ऋतुओं के नाम। यदि ऋतुओं के नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इन ऋतुओं के नाम के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए, यदि मैं कहूं बसंत ऋतु, बसंत ऋतु है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जैसे ही ऋतुओं के नाम आए आपने क्या लगा लिया, इट इज कर लिया। इट इज करने के बाद आप तुरंत लिख लोगे स्प्रिंग सीजन, इट इज स्प्रिंग सीजन। यदि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ग्रीष्म ऋतु का महीना है, ग्रीष्म ऋतु का महीना है, तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए जरा, ग्रीष्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऋतु जुड़ा है। अगर ये ऋतु जुड़ा है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि कुछ मत करो भैया, सीधे सीधे इट लगा दो, बड़ा आसान है। आप सीधे यहां पर क्या लगा दिए, इट इज कर लिया। अब देखिए यहां पे ग्रीष्म ऋतु, यहां पे महीना, दोनों को जोड़ कौन रहा है, काके की जोड़ रहा है। तो जब ये दोनों को काके की जोड़ रहा है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। सबसे पहले महीने की मीनिंग लिखिए द मंथ, फिर का की मीनिंग ऑफ, फिर ग्रीष्म ऋतु का लिखेंगे समर सीजन। हमने क्या कर दिया, इट इज द मंथ ऑफ समर सीजन। अब इसके अनुसार आप सारी ऋतुओं का कर लीजिए। शरद ऋतु है, इट्स विंटर सीजन, ओके, आप इस तरह से कर लीजिए। रेनी सीजन है, हाँ इसको कर लीजिए, इट इज रेनी सीजन, आप इसको बना सकते हैं। ये आपका ऋतुओं के नाम हो गए।
इसके बाद अगर मान लीजिए मैं कहूं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जब गर्मी शब्द का प्रयोग केवल शॉर्ट टाइम के लिए हो, केवल शॉर्ट टाइम के लिए हो, मौसम के लिए हो, एक गाना है आपने सुना होगा ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो जरा ये देखिए, ये मौसम है, मौसम जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पल पल बदलता रहता है, और आज तो इंसान पल पल बदल रहा है। तो देखिए जब यहाँ पर मौसम की बात हो, ऋतुओं की नहीं मौसम की बात हो, तो ध्यान रखिएगा वहां पर हम इट इज, और यहां पर क्या करेंगे, गर्मी की मीनिंग समर नहीं। आप कहते ना उफ बहुत गर्मी है, समझ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, वेरी, और फिर यहां पे क्या करेंगे, हॉट, और फिर हम क्या करेंगे, टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको मिल जाता है टुडे इज वेरी हॉट। माय डियर स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, आपको ऐसा अनुवाद नहीं करना है। आइए इसी तरह से अगर मैं कहूं ठंडी है, अगर मैं कहूं कि ठंडी है तो क्या करेंगे, इट इज कोल्ड कर देंगे, इट्स कोल्ड। यदि मैं कहूं बहुत ठंडी है तो क्या करेंगे आप, इट इज वेरी कोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आइए जरा देखते हैं, यदि मैं कहूं वर्षा हो रही है, क्या करेंगे भैया, अब तो यहां पे कार्य क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इट इज, और वर्षा होना की अंग्रेजी क्या करोगे, रेन करके क्या जोड़ दोगे, रेनिंग, इट इज रेनिंग हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दूसरे अनुवाद की तरफ ले चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये आपसे कहूं कि शाम हो रही है, आप बताइए शाम क्या है, नेचुरल इवेंट्स में है, प्रकृति के द्वारा होता है, ये सब हम तो नहीं कर सकते। तो जब ये सब प्राकृतिक कार्य हैं, तो प्राकृतिक कार्य अगर होते हैं तो आप वहां पे क्या लगाओगे, इट इज लगा दोगे, और फिर शाम होना का अंग्रेजी क्या करोगे, गेटिंग इवनिंग, EVENING, शाम हो रही है। फिर आप कहोगे रात हो रही है, रात हो रही है, इसका क्या करोगे, आप देखिए ये भी क्या है, नेचुरल इवेंट्स है, तो इसका अनुवाद आप करोगे तो इट इज लगा लोगे तुरंत, और रात होना का अंग्रेजी क्या होता है, आप लिख दोगे गेटिंग नाइट, गेटिंग नाइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ता हूं तो आपका अगर दे दे कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो इसमें अंधेरा होना ये भी नेचुरल इवेंट्स है, आप सीधे सीधे क्या लगाओगे, इट इज, और फिर आप क्या लगा लोगे, ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क, या इट इज गेटिंग डार्क हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, या ओला पड़ रहा है तो लिखेंगे इट इज HAIL हेलिंग, इट इज हेलिंग हो जाएगा। आई थिंक आपने इसे लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, अब मैं कहूं बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो इसका क्या बनेगा, आप इसका बना सकते हो इट इज SNOW, स्नोइंग हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए आप इट का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा, आप बर्फ को क्या बना लो सब्जेक्ट, और आप जानते हो बर्फ ऊपर से नीचे आती है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हो, स्नो इज, और फिर क्या करेंगे, फॉलिंग कर लीजिए, स्नो इज फॉलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए आपको दे दे हवा बह रही है, हवा बह रही है,
तो इसका क्या करोगे, इसको करोगे इट इज, और बहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ब्लो, और रहा रही की मीनिंग क्या जोड़ देंगे आप, ING, इट इज ब्लोइंग हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, वाइंड इज, और फिर क्या करोगे, ब्लो करोगे, और फिर इसमें क्या जोड़ दोगे, ING जोड़ दोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होता क्या है, नेचुरल इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब कार्य, ऐसे कार्य जो प्रकृति के द्वारा हो, जो हमारे हाथों में ना हो, जो प्रकृति के द्वारा हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं सुबह हो रही है, तो आप इसका अनुवाद करोगे इट इज गेटिंग मॉर्निंग करोगे, या फिर आप इसका अनुवाद इस तरह से भी कर सकते हो, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग कर सकते हैं आप, इस तरह से आपका बन जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपका इट मैंने पूरी तरह से समाप्त किया। यदि आपको लगता है कि कहीं पर कुछ छूटा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और आपसे आशा करता हूं कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आप जो है कितना आपको आ गया है, कहीं छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल सके और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। साथ ही साथ चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में आपने 1K आपने सब्सक्राइबर्स पूरा किया है, और आपसे अनुरोध है कि आप वॉच टाइम भी हमारे सपोर्ट मिले आए, वॉच टाइम भी पूरा करें ताकि हम आपके साथ चल सकें। धन्यवाद।